हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा या उसका कोई एजेंट परफॉर्म करेगा, या अगर उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। इतने ही लोग परफॉर्म करेंगे ना, ये तो हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, इसी को हमें पढ़ना है। देख लेते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म बाय द फॉलोइंग पर्संस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है? कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के ऊपर और पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर। हम कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनल नेचर में डिवाइड कर सकते हैं या फिर अदर देन पर्सनल नेचर में डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, और अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर हम जनरली जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं? अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि पर्सनल नेचर के तो थोड़े बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट तो अदर देन पर्सनल नेचर के ही होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या फिर पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर। और पार्टीज की इंटेंशन क्या है ये पता कहां पर चलता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज में जो भी लिखा होगा उसी हिसाब से पार्टीज की इंटेंशन होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है और कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा। तो वही सारी बातें जो बातें हम पहले भी देख के आ चुके हैं, एक बार उसको रीड करते हुए चलते हैं और खत्म करते हैं। पहला, प्रोमिसर खुद करेगा, ये बात तो हमें पता है। ये बात कहां पर लिखी गई है? सेक्शन 40 में लिखा हुआ है। जनरली द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। किसके बारे में बात हो रही है? ये कौन से नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब हम बात करते हैं जनरली, इसका मतलब है हम उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है? प्रोमिसर कर सकता है, प्रोमिसर हिमसेल्फ, और कौन कर सकता है? कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको प्रोमिसर अपॉइंट करे, यानी प्रोमिसर का एजेंट। और अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उस केस में प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। तो तीन लोग हैं हमारे पास जो अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। पहला प्रोमिसर, दूसरा उसका एजेंट, तीसरा डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे बात करते हैं। Where it appears from the nature of the contract that it was the intention of the parties that the contract must be performed by the promisor himself, such contract must be performed by the promisor himself। मैंने आपको बताया था कि पार्टीज की इंटेंशन हमें कहां पर पता चलती है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से पता चल रहा है, अपीयर हो रहा है कि पार्टीज की इंटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा सिर्फ प्रोमिसर, तो उस केस में प्रोमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, दूसरा कोई अदर पर्सन नहीं करेगा। अब अगर बात करें हम ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करता है, तो हमें पता है पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट सच एज वन टू पेंट अ पिक्चर, टू सिंग, टू एक्ट, टू डांस, इन विच द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोमिसर इज अ वाइटल एलिमेंट। यहाँ पर प्रोमिसर की पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो इस केस में परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर खुद करेगा, पर्सनली परफॉर्म करेगा। अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होता है ये भी हम पहले देख चुके हैं। उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एंड। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसर की डेथ होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होते। तो क्लियर हो गया, आसान था बिल्कुल। एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली। किसी की पिक्चर पेंट करना पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है। इफ ए डाइज और बिकम सो डिसेबल दैट ही कैन नॉट हिमसेल्फ परफॉर्म द प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। तो अगर ए की डेथ हो जाती है या फिर जो है ए डिसेबल हो जाता है, ए का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है कि ए परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म कर सकता, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी एजेंट को या किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड तो नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया। और कौन परफॉर्म कर सकता है? दूसरा देखते हैं, बाय द प्रोमिसर और हिज एजेंट। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है और उसके एजेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमें पता है वही बात है, द कॉन्ट्रैक्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन मे आल्सो बी परफॉर्म बाय एजेंट अपॉइंटेड बाय द प्रोमिसर। तो पर्सनल स्किल जहां पर इन्वॉल्व नहीं होती वहां पर प्रोमिसर के द्वारा अपॉइंट करा गया एजेंट भी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकता है। तो अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू पे मनी, किसी को पैसा पे करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर पर्सनल स्किल की इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तीसरा है हमारा बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे? हमने पढ़ा था सेक्शन 37 पैरा 2 के अंदर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस से पहले प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, द लायबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉल ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। तो अगर परफॉर्मेंस से पहले प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो लायबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है? प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर बात हो रही है अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लॉ आपको साफ साफ बताएगा, क्वेश्चन आपको साफ साफ बताएगा। बाकी जनरली जब भी हम बात करेंगे तो हम अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आगे ये भी लिखा हुआ है, अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर है तो जो कॉन्ट्रैरी इंटेंशन होगी उसी को माना जाएगा। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमारा हो चुका है। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा था the legal representative will be liable to perform the contract in case of contract not involving personal skill and their liability
will be limited to the value of the property of the deceased promiser inherited by them। तो क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से सुनो। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन पर्सनल नेचर के हो, तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होता है, ये बात हमें पता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी कितनी होगी। तो क्या बोला है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड प्रॉमिसर इनहेरिटेड बाय देम। यानी डिसीज्ड प्रॉमिसर कौन होता है, जिस प्रॉमिसर की डेथ हो गई, वो प्रॉमिसर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गया है उतनी ही वैल्यू की मैक्सिमम लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की होगी। तो जितने वैल्यू की इनहेरेंट प्रॉपर्टी आपको मिली है उतनी ही आपकी लायबिलिटी है पे करने की। पहले इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है A owes ₹50,000 to B before clearing his liability. A dies leaving behind an estate worth ₹40,000। तो A ने B को ₹50,000 देने, लेकिन बिना लायबिलिटी पे करे A की डेथ हो जाती है, A dies। तो A की डेथ होने के बाद A का एस्टेट कितना है, यानी A की प्रॉपर्टी कितनी थी, ₹40,000 की, जो कि किसको मिलेगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी। तो अब यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास A के असेट भी ट्रांसफर हुए, A की लायबिलिटी भी ट्रांसफर हुई, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लायबिलिटी कितनी ट्रांसफर हुई है, सिर्फ ₹40,000। अब यहाँ पर A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ ₹40,000 पे करने हैं B को। A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव A की पूरी लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होंगे जितने की प्रॉपर्टी उनको मिली है A से। तो यहाँ पर A से A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ₹40,000 की एस्टेट मिला है, तो वो B को सिर्फ ₹40,000 ही पे करने के लिए लायबल होंगे। यही बात ऊपर लिखी थी, दोबारा पढ़ते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल। तो जहां पर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होते हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, देयर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी उन्हें इनहेरेंट हुई है, यानी उन्हें मिली है किससे, डिसीज प्रॉमिसर से, उतनी ही वैल्यू के लिए वो लायबल होंगे, उतनी ही वैल्यू की लायबिलिटी उनके ऊपर आएगी। तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा होता कि A ने B का ₹50,000 लौटाना है और A के पास जो एसेट होती है वो 40,000 ना होते हुए 1 लाख रुपीस होती, तो उस केस में A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास 1 लाख रुपीस की एसेट ट्रांसफर होती और 50,000 की लायबिलिटी ट्रांसफर होती। यानी उस केस में A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव B को पूरा ₹50,000 पे करते और बैलेंस ₹50,000 A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास बचता, जो कि वो अपने पास रख सकते थे। समझ में आ गया। और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखो, A promised to pay ₹1 lakh on the delivery of certain goods। A ने B को प्रॉमिस करा कि वो उसे 1 लाख रुपीस पे करेगा, लेकिन कब पे करेगा, जब B A को गुड्स की डिलीवरी कर देगा। A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B। तो यहाँ पर A ने B को पैसा पे करना है, तो पैसा पे करना है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पर्सनल स्किल तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अब यहाँ पर A खुद भी इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन यानी उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। और अगर A की डेथ हो जाती है बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट देने से पहले A की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा पे कर सकते हैं, या कोई अदर पर्सन जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर ले वो पैसा पे कर सकता है। तो ये अदर देन पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर A के बदले A के प्रॉमिस को कोई भी परफॉर्म कर सकता है। A खुद कर सकता है, A का एजेंट परफॉर्म कर सकता है, अगर A की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्सन को अपॉइंट कर ले तो वो परफॉर्म कर सकता है। और अगर केस को उल्टा कर ले कि यहाँ पर अगर B की डेथ हो जाती है, B ने क्या करना है, B ने गुड्स की डिलीवरी करनी है, तो उस केस में B के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाउंड होंगे कि वो गुड्स की डिलीवरी कर दे A को, और A भी बाउंड होगा कि वो B के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1 लाख रुपीस पे करे। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और अगर बात करें पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये हम देख ही चुके हैं। A B की पेंटिंग बनाएगा तो उस केस में A खुद ही बाउंड होगा परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर A किसी और पर्सन को नहीं कह सकता अपने बिहाफ पे पेंटिंग करने के लिए। अगर A की डेथ हो जाती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होंगे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। बाय अ थर्ड पर्सन, क्या थर्ड पर्सन परफॉर्मेंस कर सकता है, यह हमें बताया गया सेक्शन नंबर 41 के अंदर। तो क्या लिखा गया है, द परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन इज इफेक्टिव इफ द प्रॉमिसी एक्सेप्ट द सेम। तो थर्ड पर्सन परफॉर्मेंस तभी कर सकता है जब प्रॉमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करे। तो थर्ड पर्सन का करा गया परफॉर्मेंस तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रॉमिसी ने थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, अगर प्रॉमिसी प्रॉमिसर से कहता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे तो प्रॉमिसर से ही परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस केस में प्रॉमिसर को ही परफॉर्मेंस करनी होगी, थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्रॉमिसी ने थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद प्रॉमिसी प्रॉमिसर को दोबारा परफॉर्मेंस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, प्रॉमिसर के ऊपर दोबारा दबाव नहीं डाल सकता। Once the promisee accept the performance from a third person, he cannot compel the promiser to perform the contract again।
एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए ने बी से कुछ सर्टेन गुड्स रिसीव करें और बदले में प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पे करूंगा। ए रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे ₹1 लाख। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ए ने बोला बी से कि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब मैं तुम्हें पैसा पे नहीं कर सकता। तो अब इस केस में ए का एक दोस्त था सी आया, सी हु इज नोन टू ए, उसने बी को 60,000 रुपीज पे कर दिए ए के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ ए। लेकिन ए वाज अनअवेयर ऑफ द पेमेंट। यहाँ पर ए को नहीं पता था कि मेरे बिहाफ पे सी ने बी को 60,000 पे कर दिए। नाउ बी इज इंटेंडिंग टू स्यू ए फॉर द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। अब यहाँ पर बी जो है अपने पैसों के लिए ए के ऊपर केस करने जा रहा है, और कितने का केस करने जा रहा है? पूरे 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए केस करने जा रहा है, जबकि उसको सी से 60,000 रुपीज पहले ही मिल चुके हैं। लेकिन बी को पता है कि सी ने मुझे जो 60,000 दिए उसके बारे में ए को कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ए को बेवकूफ बना के उससे 1 लाख रुपए और ले लेता हूँ। तो बी ने जो है ए के ऊपर 1 लाख रुपए का केस कर दिया। तो अब ये बताओ यहाँ पर इस केस में क्या बी ए से 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है या फिर सिर्फ बैलेंस 40,000 रुपीज क्लेम कर सकता है? तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। ए बी दो पार्टीज हैं, एक प्रॉमिसर है एक प्रॉमिसी है। कौन प्रॉमिसर है? ए प्रॉमिसर है, उसने बी को 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करा, और बी प्रॉमिसी है। अब यहाँ पर ए जो प्रॉमिसर है वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पाया, तो प्रॉमिसर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन, जो कि है हमारा सी हमारा थर्ड पर्सन है, सी ने बी को यानी प्रॉमिसी को 60,000 रुपीज पे कर दिए। प्रॉमिसी ने किसी थर्ड पर्सन यानी सी की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर लिया, और ऊपर हमने अभी देखा था कि एक बार प्रॉमिसी ने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद प्रॉमिसी अब प्रॉमिसर से दोबारा परफॉर्मेंस करने की डिमांड नहीं कर सकता। तो 60,000 रुपीज की पेमेंट प्रॉमिसी यानी जो हमारा बी है उसने सी से एक्सेप्ट कर ली, तो अब बी जो है ए से सिर्फ 40,000 रुपीज की डिमांड कर सकता है, जो कि उसका बचा हुआ है। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस बी कैन sue only for the balance amount, that is 40,000 and not for the whole amount। तो समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? Where a promisee accept lesser payment from a third party in full satisfaction of his claim, he cannot enforce the promise against the promiser। ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि अगर promisee एक्सेप्ट कर लेता है लेसर अमाउंट, किससे एक्सेप्ट कर रहा है? फ्रॉम अ थर्ड पार्टी से, और फुल सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस में प्रॉमिसी दोबारा प्रॉमिस को एनफोर्स नहीं करवा सकता अगेंस्ट द प्रॉमिसर। क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया? एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर तीन पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए ने बी को 50,000 रुपीज देने, तो अब यहाँ पर ए प्रॉमिसर है, बी प्रॉमिसी है। तो ए बी से कहता है कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, अब तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं 50,000 रुपीज तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। तो ए ने बी को साफ साफ पैसा देने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर आता है ए का दोस्त सी हमारा थर्ड पर्सन है। सी आता है, सी आकर बी को ऑफर देता है और बोलता है कि देखो तुम्हें ए से 50,000 रुपीज लेने हैं, लेकिन ए पैसा दे नहीं सकता। तो ए ने अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे 50,000 रुपीज गए, वो तो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारा 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं कि तुम मेरे से ए के बिहाफ पे 40,000 रुपीज ले लो। 50,000 का नुकसान हो, उससे अच्छा तुम्हारे 10,000 का नुकसान हो, तुम उससे 40,000 लेकर सेटलमेंट कर लो, और मान लो कि तुम्हारे 50,000 रुपीज तुम्हें मिल गए। तो अब इस केस में बी के पास कोई ऑप्शन बचा है? बी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो बी जो है वो सी की बात मान जाता है। बी कहता है सी से, ठीक है 40,000 ही दे दो, 50,000 का नुकसान होने से अच्छा 10,000 का नुकसान हो। तो सी जो कि ए का फ्रेंड है, वो ए के बिहाफ पे बी को 40,000 रुपीज पे करता है, और बी जो है फुल सेटिस्फेक्शन के साथ उस 40,000 रुपीज को एक्सेप्ट कर रहा है। बी अपने 50,000 के बदले 40,000 यानी लेसर अमाउंट लेकर फुली सेटिस्फाई हो गया। तो अब इस केस में बी जो है बाद में बैलेंस अमाउंट के लिए यानी बचे हुए 10,000 के लिए ए के ऊपर केस नहीं कर सकता। यही बात ऊपर बोली गई है। वेयर अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट लेसर पेमेंट, अगर प्रॉमिसी लेसर पेमेंट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी से, हमारे एग्जांपल के अंदर बी जो प्रॉमिसी है उसने सी जो कि थर्ड पर्सन है उससे 50,000 की जगह 40,000 रुपीज यानी लेसर पेमेंट रिसीव करा और फुल सेटिस्फेक्शन के साथ रिसीव करा, तो उस केस में जो प्रॉमिसी है वो अब दोबारा से प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। ही कैन नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रॉमिसर। तो क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या देखा? हम देख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने 4 पर्संस देख लिए जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पहला प्रॉमिसर खुद, दूसरा उसका एजेंट, तीसरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और चौथा थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर क्या होता है? अगर प्रॉमिसर एक से ज्यादा है तो वो कहलाता है जॉइंट प्रॉमिसर। सपोज दो पार्टी है, ए और बी, ए प्रॉमिसर है, बी प्रॉमिसी है, तो यहाँ पर एक प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है, ये दोनों प्रॉमिसर प्रॉमिसी कहलाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सपोज ए, बी, सी ये तीनों प्रॉमिसर है और डी एक प्रॉमिसी है, यानी तीन हमारे पास प्रॉमिसर है और एक हमारा डी प्रॉमिसी है, तो ए, बी और सी तीनों को मिलाकर हम बोलेंगे जॉइंट प्रॉमिसर, और डी होगा हमारा प्रॉमिसी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो ए प्रॉमिसर है, बी, सी और डी ये तीन प्रॉमिसी हैं, तो ए जो प्रॉमिसर है वो हमारा प्रॉमिसर कहलाएगा, और जो बी, सी और डी
ये तीनों प्रॉमिसी है, ये तीनों मिलाकर हमारे जॉइंट प्रॉमिसी कहलाएंगे। तो जॉइंट प्रॉमिसर भी हो सकते हैं और जॉइंट प्रॉमिसी भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉइंट प्रॉमिसर की, यानी प्रॉमिसर एक से ज्यादा है और जब जॉइंट प्रॉमिसर मिलकर कोई प्रॉमिस करते हैं तो उस केस में जॉइंट प्रॉमिसर ही परफॉर्मेंस को पूरा करेंगे। तो वही बात ये कह रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखते चलो। When two or more person had made a joint promise, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उस केस में देन, यहाँ पर इसको छोड़ दो अभी, अनलेस से लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट तक लिखा हुआ है इसको अभी छोड़ दो, बाद में समझेंगे। पहले देखो यहाँ पर when two or more persons have made a joint promise, then जब दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उस केस में all such persons must jointly fulfill the promise, सभी जॉइंट प्रॉमिसर मिलकर अपने जॉइंट प्रॉमिस को पूरा करेंगे। तो जॉइंट प्रॉमिस को पूरा करने की लायबिलिटी किसकी होगी, सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स की होगी। और अगर उन जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, इफ एनीवन ऑफ देम डाइज, तो उस केस में उस डिसीज प्रॉमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अदर सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर के साथ मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। इफ एनीवन ऑफ देम डाइज, his legal representative must jointly with the surviving promisers fulfill the promise। और अगर ऐसा हो जाए कि सभी प्रॉमिसर्स की डेथ हो गई तो उस केस में सभी प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। तो क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आ रहा है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको हम जॉइंट प्रॉमिस कहते हैं, और जो पर्सन्स प्रॉमिस करते हैं उनको हम जॉइंट प्रॉमिसर्स बोलते हैं। और वो सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स जॉइंटली अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। और अगर उनमें से किसी भी प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी बचे हुए सर्वाइविंग प्रॉमिसर्स के साथ मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। और अगर सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में उन सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। तो ये बताया गया हमें सेक्शन नंबर 42 के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कि अनलेस वर्ड जहां पर भी आ जाए इसका मतलब उसके आगे जो भी लिखा होगा वो सेक्शन में दी गई बात के रिवर्स बोलेगा। तो यहाँ पर अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर मान लो जॉइंट प्रॉमिसर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं कि किसी भी प्रॉमिसर्स की डेथ होने के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे, यानी यहाँ पर जो है जॉइंट प्रॉमिसर्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कॉन्ट्ररी इंटेंशन डाल दी, सेक्शन नंबर 42 में जो दिया गया है उससे कुछ अलग बात लिख दी, तो जो भी अलग बात लिखी जाएगी उस जॉइंट प्रॉमिसर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिख देंगे उसको मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं है तब तक के लिए सेक्शन 42 में दिया गया प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन आ जाती है, पार्टीज आपस में मिलकर कुछ और टर्म्स और कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं, तो उसी अलग वाली टर्म्स और कंडीशन को ही मान लिया जाएगा। तो क्लियर हो गया अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ABC, तीन जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं यहाँ पर, ये तीनों मिलकर प्रॉमिस करते हैं डी को कि वो डी को 6 लाख रुपीस पे करेंगे। तो यहाँ पर ABC, ये तीनों जॉइंट प्रॉमिसर्स मिलके अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। हियर A, B एंड C मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। और अगर A की डेथ हो जाती है बिफोर परफॉर्मेंस तो उस केस में A के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अदर सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर्स के साथ मिलकर यानी B और C के साथ मिलकर प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। और अगर इन केस सभी जॉइंट प्रॉमिसर्स यानी A, B, C तीनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। तो यही बात बोली गई है सेक्शन नंबर 42 के अंदर। तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। तो हमने ये तो देख लिया कि आखिर परफॉर्मेंस कौन कर सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि आखिर परफॉर्मेंस डिमांड कौन कर सकता है। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉमिसर अगर परफॉर्मेंस करता है तो प्रॉमिसी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रॉमिसी डिमांड कर सकता है और प्रॉमिसी के बिहाफ पे कौन कौन डिमांड कर सकता है। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा प्रॉमिसी। द प्रॉमिसी दैट इज द पर्सन हु वाज गिवन द प्रॉमिस कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। तो जिसको प्रॉमिस करा गया है यानी जो हमारा प्रॉमिसी है वो परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। तो ये तो हमें पता ही है। दूसरा कौन है, एजेंट। जिस तरीके से प्रॉमिसर का एजेंट परफॉर्मेंस कर सकता था उसी तरीके से प्रॉमिसी का एजेंट भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। द एजेंट ऑफ द प्रॉमिसी कैन आल्सो डिमांड परफॉर्मेंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी के बिहाफ पे प्रॉमिसी का एजेंट परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। और कौन परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है? तीसरा है हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरीके से प्रॉमिसर के डेथ होने पर प्रॉमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस परफॉर्म करते थे उसी तरीके से प्रॉमिसी के डेथ होने पर प्रॉमिसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रॉमिसी बिफोर परफॉर्मेंस हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन डिमांड परफॉर्मेंस। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो पर्सनल स्किल से रिलेटेड, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें अच्छे से पता है कि पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ प्रॉमिसर ही परफॉर्म करता है और सिर्फ प्रॉमिसी ही डिमांड कर सकता है।
वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई रोल नहीं होता। तो अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में डिसीज प्रॉमिसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व अ पर्सनल स्किल, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रॉमिसी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट प्रॉमिसी। जिस तरीके से जॉइंट प्रॉमिसर होते हैं उसी तरीके से जॉइंट प्रॉमिसी होते हैं, यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा प्रॉमिसी है तो उसको हम कहेंगे जॉइंट प्रॉमिसी। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू सेवरल पर्सन, अगर कोई एक पर्सन यानी कोई एक प्रॉमिसर एक से ज्यादा पर्सन को प्रॉमिस करता है, यानी ए एक प्रॉमिसर है और वो प्रॉमिस कर रहा है एक से ज्यादा पर्सन को, यानी बी सी और डी, इन तीन पर्सन को वो प्रॉमिस कर रहा है, तो ये तीनों पर्सन बी सी और डी मिलाकर हमारे जॉइंट प्रॉमिसी कहलाएंगे। तो ए जो प्रॉमिसर है वो अगर एक से ज्यादा पर्सन यानी जॉइंट प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है तो उस केस में देन द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट विद ऑल ऑफ देम। तो परफॉर्मेंस को क्लेम करने का राइट किसके पास होगा? सारे जॉइंट प्रॉमिसी के पास होगा, यानी जितने भी जॉइंट प्रॉमिसी हैं बी सी डी, हमारे तीन जॉइंट प्रॉमिसी है तो तीनों के पास राइट होगा कि वो ए से यानी प्रॉमिसर से परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। अब ये अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट को मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, उसको छोड़ो। यहां से देखो द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट विद ऑल ऑफ देम। और अगर किसी प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है, व्हेन वन ऑफ द प्रॉमिसी डाइज, किसी एक प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में डिसीज प्रॉमिसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइविंग प्रॉमिसीज के साथ मिलकर परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। और अगर सारे ही प्रॉमिसीज की डेथ हो जाती है तो उस केस में सभी प्रॉमिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो ये सेम पॉइंट है जैसा कि हमने जॉइंट प्रॉमिसर के केस में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट प्रॉमिसी के केस में बात करी जा रही है। अब बात करूं अगर मैं यहाँ पर अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सेम वही जॉइंट प्रॉमिसर वाली बात है। अगर जॉइंट प्रॉमिसीज आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही लिख देते हैं कि अगर किसी प्रॉमिसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्ट्रैक्ट से या परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर इस तरीके की कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपीयर हो रही है जो लॉ के बनाए गए प्रोविजन से कुछ अलग बात कह रही है, कुछ रिवर्स बात कह रही है, तो उस अलग बात और उस रिवर्स बात को ही माना जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखो परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कौन कर सकता है। पहला हमारा प्रॉमिसी खुद कर सकता है, दूसरा उसका एजेंट कर सकता है, तीसरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, चौथा हो गया हमारा जॉइंट प्रॉमिसी कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या थर्ड पर्सन परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकती? तो उसको लेकर यहाँ पर एक नोट दिया गया है, जनरली थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। जनरली थर्ड पार्टी जो है परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी प्रॉमिसर के बिहाफ पे परफॉर्मेंस जरूर अटेम्प्ट कर सकती है अगर प्रॉमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन थर्ड पार्टी कभी भी परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकती, फिर चाहे थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए ही क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट करा गया हो, इवन थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी क्यों ना हो, उस केस में भी थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकती। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वेयर थर्ड पार्टी कैन डिमांड परफॉर्मेंस, जहां पर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। ये एक्सेप्शनल केसेस हम पहले भी देख चुके हैं अपने कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर, वहां पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्रेंजर होता है, थर्ड पार्टी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर ही तो होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में होता है, थर्ड पार्टी तो एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूरिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए गए जहां पर थर्ड पार्टी अपने परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। अगर आपको ये पॉइंट डिटेल में देखना है तो आप थर्ड चैप्टर में जाके देख सकते हो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं वहां पर। तो हमने अच्छे से देख लिया हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। अब देखते हैं अपना अगला सेक्शन जो कि पेंडिंग था, सेक्शन नंबर 39। हमने सेक्शन नंबर 37 से स्टार्ट किया था, 37 देख लिया, 38 देख लिया, 40 देख लिया, 41 देख लिया, 42 देख लिया, बीच में बच गया था सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 को भी देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म होली। अब इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉमिसर परफॉर्मेंस करने से मना कर देता है और पूरी तरीके से मना कर देता है, होली रिफ्यूज कर दिया परफॉर्मेंस को, तो उस केस में सेक्शन नंबर 39 लगेगा और ये सेक्शन बताता है कि अब प्रॉमिसी क्या कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली, पूरी तरीके से परफॉर्मेंस करने से मना कर रहा है प्रॉमिसर। यहाँ पर एंटायरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक पार्टी परफॉर्मेंस करने से मना कर रही है या फिर उसने अपने आप को डिसेबल कर दिया परफॉर्मेंस करने से, उसने कुछ ऐसा करा जिससे प्रॉमिसर खुद ही डिसेबल हो गया, वो अब परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, तो इन दोनों केस में जो प्रॉमिसी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। एक्स अ सिंगर, एक्स एक सिंगर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है
है वाई के साथ। वाई कौन है? वाई एक थिएटर का मैनेजर है। तो एक्स जो कि एक सिंगर है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वाई के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक्स जो है वाई के थिएटर में आकर गाना गाएगा हफ्ते में 2 दिन, 2 नाइट्स इन एवरी वीक। और ये कब तक चलेगा? नेक्स्ट 2 मंथ्स तक, यानी अगले 2 महीने तक हर हफ्ते में 2 बार एक्स वाई के थिएटर में आके गाना गाएगा। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच में। वाई ने एक्स को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें हर नाइट का 1000 रुपीज पे करूंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए। अब फर्स्ट 5 नाइट तक तो सब कुछ सही चला, एक्स आया, उसने वाई के थिएटर में गाना गाया, सब कुछ सही चला। लेकिन ऑन 6th नाइट अचानक ही 6th नाइट को एक्स अपनी मर्जी से एब्सेंट हो गया, वो थिएटर में आया नहीं, उसने परफॉर्मेंस परफॉर्म करी नहीं। तो यहाँ पर वाई जो प्रॉमिसी है उसके पास राइट आ गया, लिबर्टी आ गई कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। वाई इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आगे और भी बातें लिखी हुई हैं। अनलेस वर्ड आ गया। अनलेस का मतलब अभी तक जो बोला गया है उसके रिवर्स आगे बोला जाएगा। अनलेस ही हैड सिग्निफाइड बाय वर्ड और कंडक्ट his acquiescence in its continuance। तो क्या बोला गया है? ऊपर वाली बात तो एप्लीकेबल होगी। ऊपर क्या बोला गया था कि अगर प्रॉमिसर परफॉर्मेंस को रिफ्यूज करता है या फिर प्रॉमिसर अपने आप को डिसेबल करता है फ्रॉम परफॉर्मिंग, तो उस केस में प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। इतना बोला गया है। तो अब आगे क्या बोला गया है कि प्रॉमिसी के पास कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के अलावा एक और ऑप्शन है कि प्रॉमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी रख सकता है। हो सकता है कि प्रॉमिसर की कोई जेन्युइन मजबूरी रही हो, तो प्रॉमिसर अगर प्रॉमिसी को आके बताता है कि मैं इस कारण से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो प्रॉमिसी कहे कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब आगे कंटिन्यू करो। तो प्रॉमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है या फिर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। तो यहाँ पर वही दूसरा ऑप्शन, कंटिन्यू करने वाला ऑप्शन ही बताया गया है। लेकिन लॉ मेकर्स जब लॉ बनाते हैं तो वो सीधी लैंग्वेज में तो बात करते नहीं, वो तो लॉ की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वही प्रॉमिसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने की बात ही यहाँ पर बोली गई है। लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो। क्या बोला गया है कि प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, लेकिन कब तक खत्म कर सकता है? जब तक प्रॉमिसी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने की परमिशन ना दे दे। अगर प्रॉमिसी ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी, उसके बाद प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। यही बात बोली गई है। यहाँ पर क्या लिखा है? सिग्निफाइड। सिग्निफाइड का मतलब शो करना, इन्फॉर्म करना। अगर प्रॉमिसी इन्फॉर्म कर देता है प्रॉमिसर को बाय वर्ड और बाय कंडक्ट, अब चाहे वर्ड से इन्फॉर्म करे चाहे कंडक्ट से इन्फॉर्म करे, लेकिन अगर प्रॉमिसी प्रॉमिसर को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आगे कंटिन्यू कर लो, हिज एक्विएसेंस। एक्विएसेंस का मतलब क्या होता है? कंसेंट। एक्विएसेंस का मतलब होता है कंसेंट। तो अगर प्रॉमिसी प्रॉमिसर को इन्फॉर्म करता है बाय वर्ड और बाय कंडक्ट कि मैं कंसेंट दे रहा हूं, आगे तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तो उस केस में प्रॉमिसर कंटिन्यू कर सकता है। तो प्रॉमिसी के पास 2 ऑप्शन है, लेकिन प्रॉमिसी ने अगर कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लिया, उसके बाद प्रॉमिसी वापस दूसरे ऑप्शन पे नहीं जा सकता। एग्जांपल देखते हैं, इसका समझ में आ जाएगा आपको। यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लो ऐसा हुआ होता, इफ इन द अबव एग्जांपल एक्स जब 6th नाइट को नहीं आया, तो वाई ने 7th नाइट तक का इंतजार करा और 7th नाइट को एक्स आ गया और एक्स ने वाई को नहीं आने का रीजन बताया। वाई ने बोला कोई बात नहीं, तुम फटाफट जाके परफॉर्म करो। तो उस केस में वाई ने अपनी असेंट दे दी, अपनी कंसेंट दे दी और एक्स ने 7th नाइट को परफॉर्म कर लिया। तो अगर एक्स 7th नाइट को परफॉर्म करता है तो सिंपल सी बात है, वाई की मर्जी होगी तभी कर पाएगा, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। तो अगर एक्स ने 7th नाइट को परफॉर्मेंस कर दी, तो इसका मतलब साफ है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वाई ने सिग्निफाइड कर दिया, अपनी कंसेंट दे दी एक्स को कि वो आगे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे और अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करे। और अगर वाई ने एक बार अपनी कंसेंट दे दी, तो उसके बाद वाई उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉमिसी के पास एक राइट अभी भी है कि वो 6th नाइट का जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन प्रॉमिसर से क्लेम कर सकता है। अब देखो ऊपर हमने 2 बातें देखी थी। पहला कि प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया, तो वो हमने समझ लिया। अब एक और पॉइंट लिखा था कि प्रॉमिसर ने खुद को डिसेबल कर दिया परफॉर्मेंस करने से। अब ये कौन सा केस हो सकता है? एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो, एक्स एग्री टू मैरी वाई। एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, लेकिन बिफोर द एग्रीड डेट, मैरिज की एग्रीड डेट आने से पहले एक्स ने जेड के साथ मैरिज कर ली। एक्स मैरीज टू जेड। तो आप बताओ क्या किसी भी कीमत पे ये पॉसिबल है कि एक्स वाई के साथ अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर सकता है? एक्स वाई को करा गया प्रॉमिस पूरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक्स ने कुछ ऐसा करा जिससे उसने खुद को डिसेबल कर दिया कि अब वो वाई के साथ करा गए प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 39। हमने सेक्शन 37 से स्टार्ट करा था, 42 तक सारे सेक्शन देख लिए। अब हम हमारा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हमारा है असाइनमेंट एंड सक्सेशन को लेकर। क्या असाइनमेंट होता है, क्या सक्सेशन होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, उसको हम देखेंगे डिटेल में एग्जांपल के साथ। तो अगर सबसे पहले बात करें असाइनमेंट की, असाइनमेंट क्या होता है, तो असाइनमेंट का मतलब होता है, असाइनमेंट मींस ट्रांसफर। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर।